नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नहीं रहे झारखंड के नायक शिबू सोरेन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पीएम मोदी ने गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचकर शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि। शोक में डूबे सीएम हेमंत को लगाया गले। उनके सम्मान में सदन की कार्रवाई भी स्थगित। डोनाल्ड ट्रंप के टॉप सलाहकार ने भारत के खिलाफ उगला जहर। यूक्रेन युद्ध को फंड करने का लगाया आरोप। साथ ही ट्रंप की सुरक्षा में फिर चूक, प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ा विमान। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। सेना के अपमान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछे कई तीखे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसा कभी नहीं कहते। बुरे फंसे तेजस्वी यादव। पटना में तेजस्वी यादव के खिलाफ 2 वोटर कार्ड को लेकर एफआईआर दर्ज। चुनाव आयोग ने भी भेजा है नोटिस। डिनर डिप्लोमेसी की तैयारी। राहुल गांधी के आवास पर 7 अगस्त को मिलेंगे इंडी गठबंधन के नेता। एसआईआर पर सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात आज की दुखद खबर के साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 81 वर्ष के शिबू सोरेन किडनी से जुड़ी बीमारी के चलते पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके निधन की खबर से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में कल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन करने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने शिबू सोरेन के श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार को ढाढस बधाया। प्रधानमंत्री मोदी ने हेमंत के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना भी दी। साथ ही तमाम नेताओं ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके सम्मान के लिए राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही शोक व्यक्त किया गया। आसन से उपसभापति हरिवंश ने शिबू सोरेन को वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता बताया और उनके सम्मान में सदन की कार्रवाई को पूरी दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सर, बहुत बड़ी क्षति है ये। देखिए, जिस तरीके से शिबू सोरेन की मौत हुई है, सब लोग नेता हैं तो नेता की तरह ही बात करेंगे और इसलिए शिबू सोरेन की मौत के बाद ये सारी सराहना की जा रही है लोकल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर। लेकिन शिबू सोरेन की कंट्रोवर्सी के बारे में चर्चा पहले हो चुकी है कि ये कितने कंट्रोवर्शियल लीडर रहे हैं। यूपीए के सरकार में भी घोटालों में भी नाम आया, उसके बाद कैश फॉर वोट में भी नाम आया और ऐसे विवादित नेता रहे हैं। आदिवासी नेता थे, झारखंड की मांग लगातार करते रहे और झारखंड की मांग करने के पीछे इन लोगों का मकसद कभी ये नहीं रहा कि बिहार से अलग एक राज्य बनेगा तो आदिवासियों की समस्या कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, विकास हो जाएगा। यहाँ तो कुर्सी के लालच था, कुर्सी पर जेएमएम का कब्जा रहा और इस बीच झारखंड में जो चलता रहा लंबे समय तक, जिसके लिए अभी भी आवाज उठाई जाती है। लेकिन ऐसे समय में तो सब संतावना देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ये कमाल के व्यक्तित्व है, इसके लिए इनकी सराहना की जा सकती है कि विरोधी दल के नेताओं के लिए भी अपनी फॉर्मेलिटी नहीं छोड़ते। वो सर गंगाराम हॉस्पिटल गए, जैसे राहुल गांधी की मजबूरी है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की मजबूरी है। ये लोग अपने गठबंधन सहयोगी के साथ अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात कर रहे हैं क्योंकि आगे गठबंधन बना रहे। लेकिन पीएम मोदी के लिए मजबूरी नहीं है। ये राहुल गांधी कई अवसर पर अपने ही पार्टी के नेताओं के अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए, लेकिन यहां पर मजबूरी में वो जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के साथ कोई मजबूरी नहीं थी। वो सोशल मीडिया पर लिख दिए थे इतनी ही श्रद्धांजलि हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो गए। मतलब विरोधी समर्थक की बात नहीं है उनके लिए एक जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका पालन उन्होंने किया। और संसद में ये लोग स्थगित कर रहे हैं संसद को, लेकिन उनकी श्रद्धांजलि देने की बात है और यहां ये लोग हंगामा कर रहा है विपक्ष पार्टी के नेता। अगर श्रद्धांजलि देना है तो श्रद्धांजलि के बाद काम की बात भी तो होनी चाहिए। इसलिए इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये घड़ियाली आंसू रोएंगे और उसके बाद वही
विभत्सकारी राजनीति भी करने के लिए सामने आ जाएगा। जी, अब बात भारत अमेरिका रिश्ते की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। अब व्हाइट हाउस में उनके टॉप सलाहकार स्टीफन मिलर ने भी भारत को लेकर जहर उगला है। उन्होंने भारत पर सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध को फंड करने का इल्जाम लगा दिया। ट्रंप के सहयोगी ने भारत पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वो खुद को दुनिया में अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बताता है, लेकिन हम पर भारी शुल्क लगाते हैं, इमिग्रेशन नीतियों पर धोखा देता है और रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंडिंग करता है। साथ ही ट्रंप की सुरक्षा में भी बड़ी चूक हुई है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने न्यू जर्सी में ट्रंप के गोल्फ क्लब के पास प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में एक प्लेन देखा जो एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे हालांकि रोक लिया गया है। क्या सर, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उसमें दरार लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार नहीं बढ़ सकती है, बल्कि ट्रंप और उसके चापलूसों और भारत के रिश्तों में दरार है। अभी ट्रंप की रणनीति जो है वो अमेरिका के लिए विनाशकारी हो रहा है। पूरे अमेरिका की रिपोर्ट देखिए, अलग अलग जो वहां के क्रेडिबिलिटी वाली क्रेडिट एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है, एम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रही है, वो सारे एजेंसियां इस बात के लिए बार बार ट्रंप की इस नीति की आलोचना कर रही है कि देखो 3 महीने के अंदर जब से ये टैरिफ रटना शुरू किया है, रोजगार कम हुए हैं, अमेरिका में महंगाई बढ़ी है, क्योंकि आप सामानों पर टैरिफ लगाओगे तो उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? वहां के लोगों को। महंगाई बढ़ेगी। अगर भारत से वो जो इंपोर्ट करता है उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाता है, तो भारत के जो एक्सपोर्टर हैं उसके कंधे पर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि अब हमें अमेरिका में महंगे सामान बेचने पड़ेंगे। उसके बाद वो सामान खरीदारी कम हो सकती है, यानी कि एक्सपोर्ट पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी कीमत और इसकी कीमत में कितना अंतर होगा? क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट ज्यादा है, वहां प्रोडक्शन का कॉस्ट ज्यादा है, वहां जो कॉल सेंटर चलते हैं इसलिए चलते हैं क्योंकि भारत जैसे देशों में सस्ते लेबर मिल जाते हैं, लोग सस्ते मिल जाते हैं, स्किल्ड लोग सस्ते मिल जाते हैं। तो ये जो टैरिफ का खेल कर रहा है ट्रंप और इसके इर्द गिर्द के लोग जो बार बार भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे 6 महीने के अंदर अमेरिका में दुष्परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सुरक्षा की बात चल रही है, ये अमेरिका में प्राइवेट प्लेन, वो उस समय की बात है जब से ट्विन टावर पर अटैक प्राइवेट प्लेन से हुआ था। उस समय से इस बात का डर हमेशा रहता है कि कभी भी कहीं भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है जैसा 9/11 में हुआ था। तो इसीलिए ट्रंप के सुरक्षा में ये चूक कोई छोटी मोटी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि आज वो क्रेडिट लेते लेते ऐसे जाल में फंस चुका है कि देश के अंदर भी उसके दुश्मन ज्यादा पनप रहे हैं, देश के बाहर भी पनप रहे हैं। और इसलिए ट्रंप को कुछ दिन सावधान रहना चाहिए कि भारत और रूस से नहीं बल्कि खुद के अपने लोगों से कैसे उसका बचाव हो सकता है। बिल्कुल। अब बात राहुल गांधी की, जिनको आज सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है। आप विपक्ष के नेता है, संसद में अपनी बात कहे, सोशल मीडिया पर नहीं। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के पक्ष में काफी सारी दलीलें भी दी, लेकिन जस्टिस दत्ता ने उनकी हर दलील पर सवाल खड़े कर दिए। आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई है। सर, आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहली बार राहुल गांधी से नाराज दिखा। ऐसे पहले भी नाराज दिखे हैं ये जज साहब लोग, एक आध बार वीर सावरकर के मसले पर भी, लेकिन ज्यादातर ये लोग राहुल गांधी के सपोर्ट में ही आ जाते हैं अंतिम होते होते। मतलब टिप्पणियों का दौर चलता है, उसके बाद धीरे 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 उनके तरफ बढ़ता है और फैसले तक आते आते इनके दिमाग में लगने लगता है कि नहीं छोड़ो, राहुल गांधी है, नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस का नेता है, प्रधानमंत्री इन वेटिंग है, इसके परिवार प्रधानमंत्री ही बनते रहे हैं, आगे भी इसकी सरकारें आ सकती है और हो सकता है इनको लगता होगा कि आगे भी हमारी जरूरतें हो सकती है। क्योंकि इतनी कड़ी टिप्पणी आप बोल रहे हो, ये सच्चा भारतीय नहीं हो सकता जो ऐसी टिप्पणी करता है। आप बोल रहे हो कि आपने सेना का अपमान किया, आप बोल रहे हो कि आप
जो है राहुल गांधी ने देशद्रोह किया है, क्योंकि बिना एक इंफॉर्मेशन के आपने चीन के कब्जे की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद आप प्रोसीडिंग पर 3 सप्ताह की रोक लगाते हो। मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, अभी सुनवाई ही नहीं होगी, क्योंकि लखनऊ के कोर्ट तो बार बार समन भेज रहा था, राहुल गांधी को जाना पड़ रहा था। राहुल गांधी बेल बॉन्ड लेके तैयार थे कि अगली बार तो जमानत लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से गिरफ्तारी का आदेश आ जाएगा। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 1 दिन के लिए सही, 5 दिन के लिए सही, इंडिकेटिव तरीके से, सांकेतिक तरीके से सही सजा तो दो। जैसे प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की थी और उसके खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही थी, अंत में जज साहब को लगा वरिष्ठ सीनियर मोस्ट वकील है, अब सीनियर एडवोकेट हैं, तो इनके खिलाफ ऐसे काम नहीं कर रहे, ऐसे कोई सजा नहीं देते कि 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए इनको ब्लैकलिस्ट कर दें। 1 रुपया का सांकेतिक जुर्माना लगाया था, तो राहुल गांधी को 5 दिन का सांकेतिक जेल भेजो। कम से कम इतना तो कर सकते हो कि राहुल गांधी को ऐसी सजा मिल जाए जिससे कि लगे कि आगे ऐसी टिप्पणियां नहीं करेंगी। इसे खुला छोड़ देते हो, बाहर में स्टे लगा देते हो, उससे तो और ये बवाली व्यक्ति बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो आज सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी से काफी नाराज दिखा, तो वहीं तेजस्वी यादव भी अब अपनी ही जाल में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पर 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है, जिसे लेकर पटना के दीघा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तेजस्वी पर आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 अलग अलग एपिक नंबर रखे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। साथ ही विपक्ष के विरोध के बावजूद एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से जारी है, पूरे देश में लागू करने की तैयारी चल रही है। सर, क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी अब मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं? लगता तो यही है, क्योंकि ये पूरा परिवार फर्जीवाड़ा करता रहा है। जैसे तेजस्वी और तेज प्रताप के हलफनामे में पहले से ही ये विवाद है कि तेजस्वी यादव की उम्र को बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि इन्हें विधानसभा का चुनाव 2015 में लड़ना था और इसलिए इनके उम्र को बढ़ाकर रखा गया। अब तेजस्वी यादव के पास वैसा कोई जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं पता नहीं। ये एजुकेशन के लेवल पर ये तो 8वीं 9वीं पास हैं, 10th पास करते तो सीबीएसई, आईसीआईसी या बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड रिकॉग्नाइज करता। ये 8वीं पास का सर्टिफिकेट कौन देता है? ये तो स्कूल वाले देते हैं। तो इसलिए 1 साल उम्र बढ़ाया गया ताकि तेजस्वी यादव इलेक्शन की घोषणा के समय 25 साल के हो जाए, और इसी के कारण तेज प्रताप छोटा हो गया, तेजस्वी बड़ा हो गया। अब इसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड को लेकर है। ये वोटर आईडी कार्ड उस समय का हो सकता है जब ये पहले से एपिक नंबर जो बात कर रहे हैं, इनका घर हुआ करता था वेटनरी कॉलेज दीघा के तरफ। लालू प्रसाद यादव भी वही रहा करते थे। इनका एक भाई चपरासी जो कि उस वेटनरी कॉलेज में चपरासी हुआ करते थे, वहीं से रहकर इन्होंने आगे एजुकेशन भी लिया था पटना यूनिवर्सिटी से। अब उन क्षेत्रों में कहीं मकान बनवाया, उन क्षेत्रों में भी कहीं इन लोगों ने तेजस्वी यादव के नाम का जिक्र कर दिया, वहां पर वोटर लिस्ट में नाम दे दिया। फिर उसके बाद जब इधर शिफ्ट हुए तो उसके बाद अपने मकान में से बनवाया। और 1, 2, 4, 5 ये अभी वेरिफिकेशन होगा तो पता चलेगा कि जहां से ये राघोपुर से चुनाव लड़ता है वहां भी तेजस्वी यादव का कहीं किसी क्षेत्र में नाम हो। और ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम जो सीएम आवास, डिप्टी सीएम आवास जब सीएम थे, इन लोगों के आसपास के ये जो राघोपुर इसका कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर भी हजारों लोग मिल सकते हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहा हो, इसके लिए वोटिंग करता है। महुआ में जहां से ये तेज प्रताप लड़ता है वहां भी हजारों लोग मिलेंगे। अभी तो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तैयार हुआ है, अभी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर आएगा कि किस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से कितने फर्जी वोट पाए गए हैं। तेजस्वी यादव तो बुरी तरह फंसा हुआ है, नोटिस है, और नोटिस के साथ साथ अब थाने में रिपोर्ट भी, अब फर्जीवाड़ा का मामला है। अगर उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया गया, तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई कि किसने नाम डलवाया, तो ऐसे ही पहले घोटालों में इसका नाम है, आगे एक फर्जीवाड़े में नाम होगा, और पूरा मामला जो परसेप्शन है वो बदलता दिख रहा है कि जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है फर्जी वोट, वो
इलेक्शन कमीशन काट रहा है और वही फर्जीवाड़े में पकड़ा गया है। तो अब तेजस्वी यादव बुरी तरह से इस मामले में फंस चुका है। जी बिल्कुल। तो एसआईआर का विवाद बढ़ता भी जा रहा है और ये विवाद बिहार से दिल्ली भी पहुंच गया है। इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रहा है और इसके लिए राहुल गांधी ने एक मीटिंग भी बुला ली है। इंडिया गठबंधन के नेता 7 अगस्त को डिनर पर मुलाकात करेंगे, जिसमें एसआईआर से जुड़े हालात और आगामी रणनीति पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। वहीं 8 अगस्त को विपक्षी दल संयुक्त रूप से चुनाव आयोग मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालने की योजना बना रहा है। उद्धव ठाकरे 6 अगस्त की शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे। 8 अगस्त तक दिल्ली में रुकने का उनका प्लान है। तो अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली आ रहे हैं। क्या प्लान है इन विपक्षी नेताओं का? डिनर डिप्लोमेसी में क्या चर्चा होगी? देखिए, राहुल गांधी ने बुलाया है, ये कहा जा रहा है। अब बुलाया किसने है ये पता नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भूमिका देखी जा रही है फारूक अब्दुल्ला की। फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि राहुल गांधी के उस डिनर में हम जाएंगे, हम लोगों ने इंडी अलायंस की तरफ से मीटिंग बुलाया है, राहुल गांधी इनिशिएटिव ले रहा है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कौन? ये फारूक अब्दुल्ला इन कुछ दिनों में बड़े बैटिंग कर रहे थे। अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को भेजा पश्चिम बंगाल कि जाओ ममता बनर्जी को समझाओ। उसके बाद इन लोगों ने मीटिंग की अरविंद केजरीवाल के साथ भी। इन लोगों ने कुछ और विपक्षी पार्टियों के साथ संपर्क साधा और कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे थे उमर अब्दुल्ला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने लेटर लिख दिया था, जिसमें राहुल गांधी के नाम से लेटर था पीएम को कि भाई जल्दी से जल्दी स्टेटहुड दीजिए जम्मू कश्मीर को। और अचानक से फारूक अब्दुल्ला सामने आता है कि इंडी अलायंस की मीटिंग हो रही है। इतने दिनों से इंडी अलायंस की मीटिंग क्यों नहीं हुई? इतने महीने गुजर गए, अभी तक तो इंडी अलायंस की एक भी मीटिंग नहीं हुई। अब एसआईआर का मुद्दा है, ममता बनर्जी तो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगी, लेकिन एसआईआर का मुद्दे से ये फारूक अब्दुल्ला का क्या लेना देना? अभी तो वहां कुछ समय पहले चुनाव हुआ है और वहां पर तो डिलिमिटेशन भी हुआ है। वहां तो एसआईआर के साथ डिलिमिटेशन हुआ है और इसलिए वहां तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो फारूक अब्दुल्ला आया और जैसे ही इंडी अलायंस की बैठक की चर्चा हुई, ये देखिए फारूक अब्दुल्ला को वो इतना मनोबल बढ़ गया कि सीधे आ गया मैदान में, बोला आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। सही बात है, आतंकवाद खत्म नहीं होगा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने आगे पीछे जोड़ना बंद छोड़ दिया। उससे पहले इसे जोड़ना चाहिए था कि जब तक हम लोग हैं तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि यही सारे लोग हैं जो संसद में कहता था हमारी लाश पर से गुजर के जाना पड़ेगा तब जम्मू कश्मीर में 370 खत्म किया जाएगा। अब ये कह रहा है कि आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आतंकवाद तुम लोगों के रहते खत्म नहीं होगा, तुम्हारी सियासत खत्म, अब्दुल्ला का शासन खत्म, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए हेलीकॉप्टर से बम बरसाए जाने लगे, ये जंगलों में छिपे हुए इन आतंकवादियों को भी मारा जाएगा और उन गद्दारों को भी सजा दी जाएगी जो कहता है कि आतंकवाद खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान का सपोर्टर ये लोग है और पाकिस्तान को मीडिएट करने के लिए कहता है। तो इंडी अलायंस की मीटिंग होगी और ये फारूक अब्दुल्ला अपना एजेंडा लेकर दिल्ली आ रहा है कि हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने में ये सारे लोग सहयोग करें। एसआईआर पर बात होते ही बिखर जाएगा। हो सकता है उद्धव ठाकरे अभी आ रहे हैं दिल्ली और 6 तारीख के बाद 8 तारीख आने में 1 दिन का समय होता है। जैसे इनकी मुलाकातें चल रही है आजकल और जो इनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, इंडी अलायंस की बैठक से पहले कहीं और कोई बैठक ना कर ले। बिल्कुल, सबका अपना अपना एजेंडा है। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।